नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 12 मार्च को होने वाला है और 12 मार्च को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र में लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थियों से विनती रहेगी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक में है, तो मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी कम समय में होगा उतना मैं आपको प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपके लिए वस्तुनिष्ठ के कुल 12 प्रश्न आने वाले हैं, यानी अवजद के इस बार आपके 12 प्रश्न आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। यानी घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया। तो विद्यार्थियों, इसमें है अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? यानी इनमें से बताना है कि कौन से में वी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। विदा, विकट, विदग्र या फिर विषम। तो इसमें कौन सा है उसमें वी नहीं लगा हुआ है? विधा में वी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यर्थ, धरोही, धन, बाण, कुठारा, उक्त कथन किसका है? ये आपको बताना है, ये कथन किसका है? लक्ष्मण का, परशुराम का, विश्वामित्र का, राजा जनक का। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये लक्ष्मण का शब्द है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? आपको बताना है साहित्य लहरी कौन से कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलुकदास। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की रचना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? आपको बताना है कि संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा, संगीतकार की इंसानियत समझना चाहिए, क्योंकि वो स्वर को ऊंचा नहीं उठा रहा है। फिर उसके बाद में अगला है कि तुम्हारी यह अंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार आपको बताना है रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है विद्यार्थियों? आपका अतिशयोक्ति अलंकार लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उनसे पहले आपसे विनती रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आपको बताना है कि हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए, पानी पीने के लिए, सामान खरीदने के लिए, चाय पीने के लिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, पान खाने के लिए रुकते थे। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सफ़ेद पोश सज्जन के लिए तौलिया पर क्या रखा था? आपको बताना है सफ़ेद पोश सज्जन के लिए तौलिए पर क्या रखा था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, खीरा रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? खीरा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ब, अमीरुद्दीन था, यानी अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपको बताना है संस्कृति जो पाठ है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स, बदंत आनंद कौशल्यान था। क्या था? बदंत आनंद कौशल्यान था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक ने साथियों में सबसे ढील कौन था? लेखक के साथियों में सबसे ढीला या फिर ढीठ कौन था? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर अ, बेजू था। और फिर अवसद का अंतिम प्रश्न है,
साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? आपको बताना है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो इसमें मधु कांकरिया है। कौन है विद्यार्थियों? मधु कांकरिया। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा ना। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी खाली जगह को भरना है और इसके अंतर्गत आपके कुल 6 रिक्त स्थान आएंगे। कितने आएंगे? 6। इन 6 रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से तैयार करना है और आपके कुल 6 नंबर का आएगा, यानी 1% है वो इन रिक्त स्थानों से बनने वाला है। तो आप रिक्त स्थान को भी खाली छोड़ के ना आए, आपको पूरा पूरा हल करके आना है। जैसे कि पहला है शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तित होता है। कौन से में होता है? विकारी शब्दों में। तो यहाँ पे आपको लिखना है विकारी, ठीक है ना। विकारी शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद में अगला है यह दुधारू गाय है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक, ठीक है ना। ये दुधारू गाय है, गाय कैसी है? दुधारू है, मतलब उनका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। फिर उसके बाद में अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई विद्यार्थियों? 2 भेद होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या इसी में कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल के विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है संधि, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है 2 या 2 से अधिक शब्दों यानी पदों के परस्पर संयोग को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और फिर उसके बाद में अंतिम रिक्त स्थान है कि निश्चय शब्द में निच उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? निच उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, ये आपके हैं गद्यांश से संबंधित। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो आपको अपठित गद्यांश और एक आएगा पठित गद्यांश, एक आएगा आपके अपठित पद्यांश और एक आएगा पठित पद्यांश, यानी 2 गद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश आएंगे। तो इन चारों को आपको अच्छे से याद करना है। ये चारों मिलके आपके 12 और 20 नंबर के आने वाले हैं, यानी कुल 20 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका गद्यांश कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखिए, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ये वाला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको अच्छे से आपको याद करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या है वो आपको लिखना है। तो इसका होगा जीना एक तपस्या है या जीने की कला। फिर उसके बाद में अगला है आत्मनस्तु कामायाम सर्वप्रिय भवति से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं, अर्थात सभी अपने स्वार्थों को देखते हैं। दुनिया में क्या विद्यमान है? और फिर अगला प्रश्न रहेगा पश्चिम के विचारकों के अनुसार दुनिया में क्या विद्यमान है? और फिर उसके बाद में अगला है प्रचंड स्वार्थ के लोग क्या करते हैं? फिर उसके बाद में शांत शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से साट कर लिखना है। तो शांत का क्या होगा विपरीत, वो आपको गद्यांश में से साट कर लिखना है, ठीक है ना। तो शांत का क्या होगा? प्रचंड होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वो है आपका प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश कौन सा है? चाहा नहीं मैं सुरबला के गहन में गुथा जाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाल जाऊं। ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में अगला है प्रश्न आएंगे अब, ठीक है ना। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। जैसे कि एक कहानी यह भी आपको क्या संदेश देती है? आपको क्या संदेश देती है एक कहानी यह भी? तो एक कहानी यह भी हमें कई संदेश देती हैं। पहला संदेश ये है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलन में स्त्री पुरुष की बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए, यानी जो भी आंदोलन वगैरह है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बराबरी भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा संदेश ये देते हैं कि माता पिता को संतान के व्यक्तित्व विकास में किसी भी तरह से बाधक नहीं बनना चाहिए, यानी उनकी जो माता पिता के जो पुत्र होते हैं, संतान होती हैं, उनका विकास हो रहा है ना, तो उसमें अपन को बाधक बन के नहीं रहना चाहिए। जो वो करना चाहता है उनको करना देना चाहिए। संतानों को भी अच्छी परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों से अलग नहीं होना चाहिए, इस तरह से। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। लेखक के अनुसार संस्कृति कब और
असंस्कृति हो जाती हैं। तो इसको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में अगला है, सूत व्याधि हमको ले आए, यह गोपियों ने व्याधि किसके लिए माना है। आपको बताना है व्याधि है वो किसके लिए माना है। तो यहाँ गोपियों ने कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश को व्याधि माना है, क्योंकि इसे न तो उन्होंने कभी देखा, न सुना और न इनका अनुभव किया, इसलिए उन्होंने इसे कड़वी ककड़ी की भांति अरुचिकर कहा है। फिर उसके बाद में अगला है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने फौजी सावनी के बारे में क्या बताया है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ में लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या बताया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रात की सांस लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस बार आपका ये गद्यांश है आपके 4 नंबर का रहेगा। पहले जो अपठित था वो आपके 6 नंबर का था। तो यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे, जैसे कि पान वाला क्या कह रहा था, देशभक्त किसे कहा गया है, हालदार साहब अवाक क्यों रह गए, हालदार साहब ने कैप्टन को बेचारा क्यों कहा है। अथवा में ऑप्शन भी मिल जाएगा, नाना साहब ने शत्रुण आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पठित पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। बादल गरजू घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घंघराले, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। मनु भंडारी के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं आपको अच्छे से याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो इसको अच्छे से आपको याद करना है। इसमें देखिए उनकी 3 विशेषताएं हैं। पहला तो है कि नेतृत्व क्षमता की, दूसरा है साहित्य चेतना की और तीसरा है विद्रोही स्वभाव की। ठीक है ना। तो इसमें देखो उस समय नेतृत्व क्षमता की बात हो रही है, तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थियों का नेतृत्व किया, प्रभात फेरियों और जुलूसों में भी भाग लिया। साहित्य चेतना की बात करें तो मनु भंडारी ने अपने पिता के साथ गोष्ठियों में भाग लेती थी। प्रोफेसर जो शीला अग्रवाल के प्रभाव से उनका जो लेखनीय व्यक्तित्व है वो उभरा था, इनके बारे में आपको लिखना है। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह खां ऐसा क्यों कहा करते थे। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है बिस्मिल्लाह खां, इनसे संबंधित आपके 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं, अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है इसी पाठ में से आपके लिए एक गद्यांश भी आ जाए, ठीक है ना। तो गद्यांश भी आ सकता है, अगर गद्यांश नहीं आता है तो इस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं 101%। तो इस पाठ को तो अभी आप रट लो। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सूरदास के पदों में सरसता एवं भावुकता के साथ वादिकता भी है, स्पष्ट कीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षेप में बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी के कर्तव्य और व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 17वां है, अपने देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, वो आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो लेखक के पिता उनके साथ किस प्रकार का सहनशील व्यवहार करते थे, वो आपको बताना है। फिर आपके लिए निबंध है ना, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, ये वैसे इतना नहीं आएगा। बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। इसमें आपको पॉइंट बनाने, प्रस्तावना, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप एवं समस्या, रोजगार घटने के कारण निराकरण के उपाय और उपसंहार। तीसरा आपके लिए निबंध इंपॉर्टेंट रहेगा, निरक्षरता एक अभिशाप और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के जा सकते हैं, ये पक्का आएगा 101%। ठीक है ना। इसमें आपको पॉइंट बनाने, प्रस्तावना, विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासनहीनता से हानि, अनुशासन के लाभ और उपसंहार, इस तरह से आपको इनके पॉइंट बनाने हैं। प्रश्न संख्या 19 है, अपने को राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर की छात्रा रमन बाला मानकर अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को छात्रावास की कमियों का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी
अपने मित्र अभिषेक की बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र है वो आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है ना वो विज्ञापन का आता है। तो यहाँ पे विज्ञापन का प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए। यातायात एवं परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने का एक सार्वजनिक विज्ञापन है वो लिखना है। यातायात विभाग का आपको विज्ञापन तैयार करना है। अगर ये नहीं आता है तो नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाए गए कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो विज्ञापन अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना, किस प्रकार से लिखा जाता है इसका फॉर्मेट आप समझ लो, फिर बाकी जो शब्द लिखने हैं वो तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, अच्छे से बताया है। विद्यार्थियों ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं उनका भी मैं पेपर आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा। साथ ही इसी हिंदी का जो आपका पेपर होगा तो उसकी आंसर की भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। साथ ही बताऊँगा कि हमारे जो 4 पेपर मैंने बताए हैं उनमें से कितने प्रश्न इस बार आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।